दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में अब मॉरल साइंस और सियासत की क्लास। भारत के राजनीतिक इतिहास में लड़ाई हमेशा विचारधारा की रही है, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन लगता है मौजूदा राजनीति की धुरी एक व्यक्ति से नफरत पर आकर टिक गई है। और ऐसा कहने की वजह क्या है मैं आपको बताती हूं। उससे पहले देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी का रचनात्मक कांग्रेस की मंच पर किया गया एक एक्ट आपको दिखाना चाहती हूं, फिर ही होगी बात। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मैं तो बच्चे फिर रहा था। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. इसे कहते हैं दिवालियापन, रचनात्मक होने का दिवालियापन। राहुल गांधी अपने मंच पर एक बयान पर हंस रहे हैं जो सार्वजनिक मंच पर एक नेता को तो कतई शोभा नहीं देता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आई एम सॉरी नहीं शोभा देता है। मतलब एक महिला जो अपने दम पर किसी देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, उसके नाम का इस्तेमाल ऐसे ओछे तरीके से। शर्म आनी चाहिए संदीप दीक्षित जी आपको। आप तो सांसद रह चुके हैं। हालांकि आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं है कि आप तो सेना अध्यक्ष को भी गली का गुंडा कह देते हैं। लगातार पढ़े लिखे नेता हैं, उस वक्त जोश में होश खो बैठे होंगे, लेकिन आज फिर वही फूहड़ता। राहुल गांधी, आपकी मां इस देश की ताकतवर नेताओं में से एक रही हैं, और आप एक महिला का नाम किसी पर तंज कसने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए अच्छा लगता है क्या? राहुल गांधी जी, आप तो नेता प्रतिपक्ष है, दुनिया के तमाम मंच पर जाते हैं। क्या ये छवि बनाएंगे आप? सोशल मीडिया का जमाना है, हर वीडियो एक क्लिक पर पूरी दुनिया में तैरने लगता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तक अगर आपका ये मजाक पहुंच गया, जो फूहड़ था, आई एम सॉरी टू से, ये कूल नहीं है। दिस इज नॉट कूल। क्या इमेज बनेगी हमारे देश के एलओपी की? प्रधानमंत्री मोदी ने विचारधारा की लड़ाई आपसे अगर लड़ी है तो उसी विचारधारा की लड़ाई लड़िए ना। मोदी से लगातार सियासी हार से आपका गुस्सा ये नहीं है तो और क्या है? और आप दोनों की लड़ाई में किसी महिला को क्यों आप लाने की कोशिश करेंगे? एक महिला आप दोनों की लड़ाई का हिस्सा क्यों बने? आपको क्या हक है? भरे मंच से जब आपको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और आप संदीप दीक्षित की बातों पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तंज मार रहे हैं, कह रहे हैं आई डिड नॉट रीच देयर। यू आर अ लीडर एंड यू से आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लीडर। तो आपको उसी वक्त उनको रोकना चाहिए था, नो मिस्टर, नॉट हियर। आप किसी महिला का अपमान नहीं करेंगे और मैं इसमें भागीदारी नहीं रहूंगा। लेकिन आप तो हंस पड़े, मजाक उड़ाने लगे। एक महिला आपके लिए मजाक की चीज है। कोई मर्यादा नहीं, कोई समझ नहीं। किसी चीज को करने से पहले सोच विचार तो कीजिए। ये तो थिएटर नहीं है ना, आप पॉलिटिक्स में हैं। या फिर पूरी कांग्रेस अब सोशल मीडिया के मीम्स पर आकर टिक गई है। जो मीम्स मिलेंगे, जो मिलेगा उसी को टूल बना लिया जाएगा। नाटक देखना सबको पसंद है। हंसी मजाक फूहड़ता, बड़े लाइक्स मिल जाएंगे, बहुत कमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन लड़ाई वोटों की है, आई बॉल कैच करने की नहीं है, लाइक्स की नहीं है, मजे लेने की नहीं है। इस देश को एक नया ऑल्टरनेट देने की है।
भारत जैसा देश जो दूसरों को सम्मान देने के लिए पहचाना जाता है, अतिथि देवो भवा, उसकी पहचान आप दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित करके क्या बदलना चाहते हैं? वो भी तब जब उस महिला प्रधानमंत्री का कोई वास्ता ही नहीं आपके सियासी खेल से। हद है। आज के दिन की ये दूसरी कहानी, अब पहली वाली भी आपको दिखाती हूं और फिर मैं इस पर बात करूंगी। वो तमाम महिलाएं कहां हैं जो महिलाओं के साथ किसी तरह का असम्मान हम नहीं बर्दाश्त कहेंगे कहती हैं? वहां पर इस फुहड़ता पे हंसी उड़ाने वाली उन तमाम महिलाओं को भी आज गिरेबान में झांक कर देखना होगा। जिसकी जब मर्जी होगी वो किसी भी लड़ाई में महिलाओं के ऊपर तंज कस के, फप्तियां कस के, मजाक उड़ाकर उसे लगता है वो कूल बन जाएगा। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट कूल। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर। नारेबाजी सुनी आपने? नारे लगाने वाले चेहरों को देखा आपने? विपक्षी सांसदों की भीड़ है। संसद के मॉनसून सत्र का समापन आज मदारी का खेल बन गया बॉस। इनके शब्दों पर, इनके नारों पर अब गौर करने की जरूरत है। मर्यादा की हद होती है। दायरा तोड़ रहे हैं जनता के भरोसे का, संसद की गरिमा का। यह विरोध प्रदर्शन नहीं है, ओछापन है, सस्ता प्रदर्शन है जिसकी संसद में जगह नहीं होनी चाहिए। ये जनता से जुड़े उन मुद्दों की सीधे सीधे लिंचिंग है जिनके लिए इन्हें सदन में मौजूद रहकर सरकार से चर्चा करनी चाहिए थी। आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहिए था जो भी सवाल इनके मन में था जनता को लेकर, जंतर मंतर पर हुई लाठीचार्ज को लेकर। आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। 11 बिना चर्चा के पारित हुए, एक चर्चा हुए। टोटल बिल 12। लोकसभा में एक बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। राज्यसभा में पूरा बिल पे चर्चा हुई। सिर्फ ओपोजिशन के कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग भाग नहीं लिया और कुछ ओपोजिशन पार्टी हिस्सा लिया। संसद का मॉनसून सत्र क्यों बर्बाद हुआ? दोनों सदनों में सिर्फ 12 बिल ही पास हुए। विपक्ष ने सिर्फ एक बिल पर चर्चा की। क्यों? बाकी विधेयकों पर चर्चा से कन्नी काटकर संसद से बाहर क्यों शोर करते रहे? आखिर विपक्ष देश की जनता के प्रति कितना गंभीर है? इसके लिए मॉनसून सत्र का एक डेटा आपके सामने रखती हूं। 12 बिल मॉनसून सत्र में पास हुए, मैंने बताया। पेपर लीक बिल पर चर्चा में लोकसभा में 48 सांसद शामिल हुए, राज्यसभा में केवल 35। करीब 11 घंटे लोकसभा में और राज्यसभा में 6.5 घंटे इस पर चर्चा हुई। वंदे मातरम बिल पर चर्चा में लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 11 सांसद शामिल हुए। लोकसभा में 14 सेकंड और राज्यसभा में 1 मिनट चर्चा हुई। 14 मिनट, माफ कीजिएगा। बाकी के 10 बिल पर विपक्ष ने लोकसभा में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं समझी। उनके सांसद सदन के बाहर सक्रिय रहे। कभी चंदा चोरी में भौंडा प्रदर्शन करते हुए, पुजारियों का मजाक उड़ाते हुए, आस्था को चोट पहुंचाते हुए, तो कभी बंदर अंदर पता नहीं क्या क्या करते हुए। राज्यसभा में इन 10 बिलों पर चर्चा के लिए विपक्ष के कुछ सांसद शामिल हुए, लेकिन उनकी अधिकतम संख्या 33 रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाले बिल को तो आप छोड़ ही दें। बाकी बिलों पर चर्चा में विपक्षी सांसदों की संख्या कभी 20 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाई। बताइए, ये जनता के प्रति कैसी जवाबदेही है? आज किरण रिजिजू जब देश के सामने ये तथ्य रख रहे थे, तब संसद के बाहर डुगडुगी बजाई जा रही थी, मीडिया को इकट्ठा किया जा रहा था। इस वीडियो में हाथ में मंकी टॉय, वो सॉफ्ट टॉय है, उसे लेकर नारेबाजी करवा रहे हैं। सांसद महोदय को आप बहुत गौर से देखेंगे तो पहचान ही जाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा है, कर्नाटक कोटे से राज्यसभा भेजे गए, अभी नए नवेले नेता, विपक्ष की कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं। तो क्या यह प्रदर्शन किसी के ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए था?
इसी झुंड में आपको शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले भी दिखेंगे। लेकिन उन्होंने मदारी वाले इस खेल को ना कहा, ना तो हाथ में खिलौना बंदर लिया और ना ही पवन खेड़ा के इशारों पर नारेबाजी की, बल्कि जल्दी ही इस प्रदर्शन से वो बाहर निकल गए। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। मैं फिर कह रही हूं, ये सब करने से हेडलाइंस मिल जाएंगी, ये सब करने से सोशल मीडिया पर लाइक्स भी मिल जाएंगे, ये सब करने से चर्चा भी हो जाएगी, जैसा हम भी कर रहे हैं। लेकिन असल मसला तो ग्राउंड का है ना, वोटों का है। और ये सवाल आपको पवन जी अपने तमाम साथियों के साथ पूछना होगा, ये सब करने से क्या वोट मिल जाएंगे? क्योंकि ये सब तो आयसा के छात्र भी करते हैं, डपली लेते हैं हाथ में, और ये तो हमने जंतर मंतर, ये कोई नया नहीं है, ये सस्ती कॉपी है। खास तौर से टूल किन्हें बनाया गया? पहली बार संसद पहुंचे सदस्यों को शायद दिमाग में रहा होगा कि अगर देश भर से तीखी प्रतिक्रिया आएगी तो इनके नाम पर बात घुमा देंगे, प्रधानमंत्री से इनकी नादानी भी माफ करने की अपील कर देंगे। यहाँ बीजेपी सांसद गिरिराज जो बात कह रहे हैं वो भी आपको गौर से सुननी चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काम तो हम भी कर सकते थे। राहुल गांधी का कुछ पुतला लेकर के दिखा सकते थे, सोनिया गांधी का या फिर किसी और का उनके, लेकिन ये नीचता की हद है। हालांकि गिरिराज सिंह कई बार ऐसे बयान देते हैं जो खुद कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, लेकिन आज जो बात कह रहे हैं कि अगर हम कर लेते तो अच्छा है। गिरिराज सिंह ने यह बात साफ कर दी, क्योंकि संसद परिसर में मदारी वाले प्रदर्शन पर देश सन्न है और टीम राहुल अपनी पीठ थपथपा रही है। इसे रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ का अभियान बता रही है, जिसके अधिवेशन में राहुल गांधी ने यह दावा किया कि अर्थव्यवस्था, रोजगार, गरीबी, असमानता, पर्यावरण, विकास, विस्थापना, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, अधिकार, संस्कृति और शोध जैसे जनता के हर मुद्दे पर लंबी चर्चा की गई। और वो चर्चा में आप देख रहे थे किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसे गले लिपट के कैसे मजाक उड़ाया जा रहा था। कांग्रेस सांसदों के हाथ में बंदर खिलौना, यहां राहुल जी झप्पी दे रहे हैं, फिर मजाक उड़ाते हुए, तंज कसते हुए उन्हीं का एक साथी आकर बोल रहा है, मुझे आपने मेलोनी समझकर तो नहीं हक किया ना। ये रचनात्मक कांग्रेस है राहुल जी, आपकी रचनात्मक, इसे रचना कहेंगे आप अपनी। वैचारिक विरोध को लेकर क्रिएटिविटी की ऐसी दरिद्रता बताइए आपको पहले कब मिली? सड़क पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर संसद परिसर में पहुंच जाना कहां की मैच्योरिटी है? ये नारे तो एक खास विचारधारा के छात्र संगठनों के थे ना, इसकी सस्ती कॉपी फिर कह रही हूं। ये तो लेफ्ट गैंग का टूल किट कहते हैं ना आप लोग। हाथ में डफली, जुबा पर गाली, अपने ही विवादित नारों पर ताली। राहुल गांधी ने संसद के समापन के दिन जिन पवन खेड़ा को इस बंदर को हाथ में लेकर अंदर अंदर नारे लगाते हुए देखा, इस चीज के लिए क्या उनको चुना था? ये वो रचना है जिसका वादा शायद इन्होंने किया था। नारेबाजी भी लेफ्ट गैंग की, एक तरह से ऐलान कर दिया कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो चुका है। इन तस्वीरों पर आप गौर कीजिए, एक एसएफआई के प्रदर्शन की तस्वीर, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदर्शन की। उन्होंने जंतर मंतर पर इसे आजमाया था। लेफ्ट और उससे जुड़े संगठनों का विरोध प्रदर्शन ऐसे ही होता है, जिसमें मुद्दों के नाम पर पर्सनल अटैक होता है। राहुल और उनकी कांग्रेस अब इसे अपना टूल बना रही है। ये भूल कर कि ऐसे प्रदर्शनों ने लेफ्ट को कहीं का नहीं छोड़ा। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज जो लेफ्ट का गढ़ हुआ करते थे, वहां भी ऐसे प्रदर्शनों की गूंज अब ठंडी पड़ गई है और राहुल जी इसे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। इसे खोखलापन कहेंगे वो तमाम लोग जो आपसे वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको अपने विरोध प्रदर्शन के लिए इतना कम अटेंशन मिल रहा है कि खिलौने के बंदर और उधार के नारों की जरूरत पड़ गई?
भारत तो वो देश है जहां महाभारत की कहानी सुनाकर बच्चों को सिखाया जाता है कि बोली का महत्व क्या होता है। इस मॉनसून सत्र में पप्पू यादव ने भी, आपने देखा किस तरीके से हिंदू धर्म की आस्था का मजाक उड़ाया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव को अच्छा नहीं लगा और आज विपक्ष के सांसद जो कर रहे थे उस पर उनके ही सहयोगी बचाव कर रहे थे, बचाव इनफैक्ट नहीं कर पा रहे थे। आप सुनिए धर्मेंद्र यादव। आज जो प्रदर्शन किया गया, बंदर लेकर आया गया, जिस तरह के नारे लगाए गए, के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरी पार्टी का एजेंडा ये था, वो शायद कांग्रेस के साथ ही लाए थे। बेहतर हो आप उनसे पूछेंगे तो वो बेहतर डिक्टेट करें। संसद परिसर में जब विपक्षी सांसदों की विवादित नारेबाजी चल रही थी, पवन खेड़ा जब हाथ में बंदर लेकर तमाम तरीके के नारे दे रहे थे, तो मौके पर मौजूद मीडिया कर्मी ये बताते हैं कि वहां से प्रियंका गांधी गुजरते हुए जब इसे देख रही है तो वो इशारा करती हैं कि डोंट डू इट, या मुझे हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि नोबडी नोज वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन उनका इशारा जो था ऐसे नकारात्मक था। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी का एक बयान भी उस वक्त चल रहा था, उसकी 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मानसिकता उनकी मानसिकता का प्रदर्शन है। उनके हाव भाव से लग रहा था कि उनको पसंद नहीं आ रहा ये जो बयान वो दे रही है। एक बार की तो मैं भी चौंक गई, लगा कि वो संसद परिसर में मदारी वाले खेल पर बोल रही हैं, लेकिन अगले ही पल मेरा भ्रम मिट गया। सोशल मीडिया में खबर थी कि प्रियंका ने नारेबाजी सुनी तो इशारे में मना कर दिया। उसके बाद ऐसा लगता कि प्रियंका गांधी ने इस पर बयान दिया, लेकिन ये बयान तो एक दूसरे ही हिस्से का था। प्रियंका गांधी का ये बयान कांग्रेस के मदारी वाले खेल पर नहीं था, वो पीएम से माफी की मांग कर रही थी। मामला दलित अपमान का था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा हुआ वो मामला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ट्वीट करके बताया कि उत्तराखंड में हल्द्वानी के जिस रामलीला मैदान में 5 अगस्त को उनकी सभा हुई थी, वहां हवन किया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया और यह बीजेपी प्रायोजित था। इस मामले में आरोपियों पर छुआछूत कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, जिस पर प्रियंका गांधी की यह तीखी प्रतिक्रिया थी। लेकिन अगर आप उसे एक बार फिर सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि किसी भी तरह का भोंडापन, किसी भी तरह का ऐसा काम जो कि सामाजिक लेवल पर शोभा नहीं देता, उस पर ऐसे ही बयान आने चाहिए। बीजेपी इस पर साफ कर चुकी है कि जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने वहां पूजा की, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो सनातनी संगठन हो सकते हैं, उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वहां पूजा की होगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर मामला 8 अगस्त का है तो फिर 13 अगस्त यानी संसद के समापन के दिन खड़गे उसे क्यों मुद्दा बना रहे हैं, प्रियंका उसे क्यों तूल दे रही हैं? दलित पॉलिटिक्स। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम पर तरह तरह के प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, क्या वो इस तरह का विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते? सवाल यह है कि क्या संसद में नीट लाठीचार्ज की चर्चा से भागने के बचाव में ये सब किया जा रहा है? दलित पॉलिटिक्स के आज के सबसे बड़े मुद्दे से कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी पल्ला झाड़ दिया, जो पीडीए की राजनीति का दावा करते हैं। प्रियंका गांधी खड़गे जी का दुख तो प्रकट कर रही हैं, लेकिन उनकी जबान से राजस्थान के दंडावास केस को लेकर एक शब्द तक नहीं फूटा है। 14 मई 2015 को राजस्थान के नागौर जिले के दंडावास गांव के वहां जमीन विवाद में 5 दलित समेत 6 लोगों को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया। 11 साल बाद कोर्ट से उसका फैसला आया इसी 5 अगस्त को, जिसमें स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। दलित समाज तभी से लगातार मांग कर रहा है कि यह मुद्दा संसद में उठे, यह मुद्दा संसद में विपक्ष को उठाना चाहिए।
और सरकार को भी उठाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कब करेंगे? हमें तो फुर्सत ही नहीं है बंदर अंदर और मेलोनी वाले ड्रामे से। यह मुद्दा मायावती की पार्टी बीएसपी ने जरूर उठाया। बीएसपी के एकमात्र सांसद रामजी गौतम संसद के संज्ञान में वो ये बात लेकर आते हैं। कांग्रेस को संसद में ड्रामेबाजी और ये मदारी का खेल दिखाने से फुर्सत अगर मिलती तो दलित समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण केस पर जरूर उनका ध्यान जाता। और इसलिए यह भी समझ आ रहा है कि उत्तराखंड में खरगे के कथित अपमान का मुद्दा और कुछ नहीं, जनता के सामने विक्टिम कार्ड का नया दाव है, ताकि मॉनसून सत्र बर्बाद करने का सवाल पूछा ही ना जाए, नौटंकी के नाम पर बड़े बड़े मुद्दे छिप जाए। 20% से कम काम हुआ है, इसकी जवाबदेही बताइए किसकी है? यह सवाल मैं आपके सामने छोड़ जा रही हूं। और चलिए अब अगले चैप्टर का रुख करते हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा को लेकर हर दिन हम नए खुलासे कर रहे हैं। न्यूज की पाठशाला में लगातार हम देश के सामने सारे तथ्य